हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए के स्टोरी पॉइंट चैनल पर। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें। वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। हर कहानी कुछ कहती है, एक राज, एक जज्बात, एक सच्चाई। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। जबरदस्ती की शादी फ्लैशबैक। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो मृत्युंजय। वैसे सजावट बहुत खूबसूरत लग रही है। वाकई इस शादी के चर्चे तो आने वाले कई सालों तक पूरे शहर में होते रहेंगे। होने भी चाहिए सीएम साहब। सबको पता चले कि मृत्युंजय सारंग का स्टेटस क्या है। वैसे भी ये किसी मामूली इंसान की शादी नहीं है। मृत्युंजय सारंग और उसकी इकलौती बहन मीरा सारंग की शादी है। सारंग परिवार की इज्जत का सवाल है तो तैयारी बेहतर से बेहतरीन होनी ही थी। सीएम साहब मृत्युंजय को बधाई देकर वहां से दूसरे गेस्ट की ओर चले गए और मृत्युंजय घमंड से अपना सर ऊंचा उठाकर पूरे घर और शादी की तैयारी को देख रहा था। मृत्युंजय सारंग मुंबई का एक जाना माना बिजनेस टाइकून, जिसका नाम बिजनेस की दुनिया में बहुत ही अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। जिसके पास पैसे और दौलत की कोई कमी नहीं है। कमी है तो प्यार, अपनेपन और भरोसे की, जिसकी शायद मृत्युंजय को जरूरत ही नहीं। आज मृत्युंजय की शादी उसके बिजनेस पार्टनर कुबेर सोनवानी की बेटी शनाया सोनवानी से होनी है। ये एक शादी कम और बिजनेस डील ज्यादा थी। जबकि मृत्युंजय की इकलौती बहन मीरा सारंग की शादी कुबेर सोनवानी के बेटे विद्युत सोनवानी से होनी है। मृत्युंजय तैयारी को देखने में लगा था और मेहमानों की वाहवाही बटोर रहा था। तभी एक आदमी भागते हुए उसके पास आया और उसके कानों में कुछ बोलकर वहां से चला गया। उस आदमी के जाते ही मृत्युंजय के चेहरे का घमंड भी कुछ ही पल में गायब हो गया। वो उस आदमी के पीछे पीछे सारंग विला के अंदर चला आया। ऊपर के फ्लोर पर मृत्युंजय दो कमरों के पास आकर रुका। उसने चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है शनाया और मीरा? आखिर दोनों दुल्हन एक साथ गायब कैसे हो सकती है? जल्दी जाओ और सारे एग्जिट क्लोज कर दो। कोई भी इस विला से बाहर नहीं जाना चाहिए। राघव, जल्दी जाकर सीसीटीवी फुटेज निकालो। मुझे दिखाओ कि कौन कौन मीरा और शनाया से मिलने उनके कमरे में गया था। घर का हर एक कोना छान मारो। बिना मेरी इजाजत के इस विला से एक परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता। शनाया और मीरा यहीं कहीं होगी। राघव, मृत्युंजय का पर्सनल असिस्टेंट, उसका हुक्म पाते ही तुरंत भाग के गया और एक आईपैड लेकर वापस आया। उसने वो आईपैड मृत्युंजय के हाथों में थमा दिया और कहा, सर, ये देखिए, ये वो लड़की है जो आखिरी बार मीरा मैम के कमरे में गई थी और उसके बाद मीरा मैम का कोई अता पता नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो लड़की अकेली ही इस कमरे में गई थी और अकेली ही बाहर निकली। मीरा मैम उसके साथ नहीं थी। मृत्युंजय आग उगलती नजरों से राघव को घूर रहा था। उसने तुरंत आईपैड अपने हाथों में लिया और उसमें चल रही वीडियो फुटेज को देखने लगा। जैसे ही मृत्युंजय की नजर उस लड़की पर गई जो मीरा के कमरे में जा रही थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा था, एक लड़की चोरी छुपे दबे पांव मीरा के कमरे की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसने कैटरर्स वाले कपड़े पहन रखे थे और वो लगातार यहां वहां देख रही थी, जैसे चोरी करने जा रही हो। कुछ देर यहां वहां देखने के बाद वो लड़की चुपके से मीरा के कमरे के अंदर दाखिल हो गई। कुछ देर के बाद वो लड़की मीरा के कमरे से बाहर निकली और शनाया के रूम में चली गई और फिर वहां से नीचे आ गई। पूरी फुटेज देखने के बाद मृत्युंजय गुस्से में कांपने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दीवार पर एक मुक्का मार राघव से बोला, मुझे ये लड़की अगले 10 मिनट में अपनी आंखों के सामने चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं मिली तो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाना। ये जहां भी है, जिस भी हालत में है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। मृत्युंजय की आवाज गुस्से में इतनी ठंडी थी कि उसकी आवाज सुन राघव की भी रीढ़ की हड्डी कांप गई। वो तुरंत सर झुकाकर वहां से निकल गया। वहीं राघव के जाते ही मृत्युंजय ने गुस्से में फिर एक बार वहां पर पड़े एक वास को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है महक अवस्थी। 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ, उसका बदला तुम मुझसे इस तरह लोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन तुमने मेरे खानदान की इज्जत पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बदला कैसे लिया जाता है। आज तक तुमने सिर्फ मृत्युंजय सारंग का गुस्सा देखा है, अब उसकी नफरत की आग देखोगी। कुछ सोचकर मृत्युंजय ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, उसने कहा, मीरा और शनाया दोनों ही अपने कमरे से गायब हैं। उन्हें भागने वाली कोई और नहीं, महक अवस्थी है। महक से कैसे निपटना है ये मैं देख लेता हूं।
तुम शनाया और मीरा को ढूंढने में अपनी पूरी फोर्स लगा दो। एक तरफ जहां मृत्युंजय पागलों की तरह अपनी होने वाली दुल्हन शनाया और अपनी बहन मीरा को ढूंढने में लगा हुआ था और महक के ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए बेताब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ महक, जिसे कुछ वक्त पहले मीरा के कमरे में जाते हुए देखा गया था, वो दबे पांव सारंग विला से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि मैं किसी की नजर में आ जाऊं और यहाँ बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाए। मुझे यहाँ से जाना होगा। वैसे भी जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी वो तो हो चुका है। मुझे नहीं लगता अब यहाँ मेरे रुकने का कोई भी मतलब है। महक दबे पांव एग्जिट गेट की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो सबकी नजरों से छुपते छुपाते यहाँ वहां देखकर आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसके सामने दो बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए। उन दोनों बॉडीगार्ड को अपने सामने अचानक देख महक घबरा गई और 2 कदम पीछे चली गई। उनसे बचने के लिए वो मुड़कर दूसरी तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर उसके सामने 2 और बॉडीगार्ड आ गए। उन बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर राघव भी आ गया। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने मौका पाते ही महक के सर पर काले रंग का कपड़ा डाल दिया और वो लोग महक को जबरदस्ती उठाकर वहां से ले गए। दूसरी तरफ शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। पंडित जी ने शादी की विधियां शुरू करने के लिए दोनों दोनों दुल्हनों को शादी के मंडप में बुलावा भेज दिया था। जब कुछ लड़कियां शनाया और मीरा को लेने के लिए ऊपर आई, तब मृत्युंजय को वहां पाकर सब डर के मारे वहीं खड़ी हो गई। मृत्युंजय का ऑरा ही कुछ ऐसा था, कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। ना ही मृत्युंजय के परिवार वाले, ना ही उसके माँ बाप खुद कभी मृत्युंजय के खिलाफ आवाज उठाते थे। उन सभी लड़कियों को वहां देख मृत्युंजय ने उन्हें एक नजर देखा। उनमें से एक लड़की ने आगे आकर कहा, वो दुल्हनों को नीचे मंडप में बुलाया है। मृत्युंजय ने अपने फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन दिखाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने बड़े ही आराम से उन लड़कियों से कहा, मीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए आज मीरा की शादी नहीं हो पाएगी। कुछ देर में मैं शनाया को लेकर आ जाऊंगा, तुम लोग जा सकते हो। मृत्युंजय से जवाब मिलने के बाद वो लड़कियां एक पल भी वहां नहीं रुकीं और चुपचाप वहां से नीचे आ गईं। उनके जाते ही मृत्युंजय का फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर राघव का नाम देख वो मुस्कुराने लगा। मृत्युंजय ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से राघव ने उसे कुछ कहा। मृत्युंजय ने जवाब में कहा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। फोन काटकर मृत्युंजय लंबे तेज कदमों से वहां से निकल गया। कुछ देर में मृत्युंजय अपने घर के तहखाना में बने स्टोर रूम में पहुंच गया, जहां महक को जबरदस्ती एक कुर्सी पर बिठाया गया था और उसके चेहरे पर काले रंग का कपड़ा बांध दिया गया था। मृत्युंजय जाकर महक के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने खींचकर वो कपड़ा महक के चेहरे से हटा दिया। महक के बाल खराब हो चुके थे। उसके कपड़े भी यहां वहां से काफी बिगड़ चुके थे। ऐसे में अचानक से कपड़ा खींचे जाने पर महक बहुत ज्यादा डर गई। जैसे ही महक ने आंखें खोली, अपने सामने मृत्युंजय को पाकर वो घबरा गई। उसके शरीर के अंदर तक मानो बिजली के करंट लग रहे हों। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। उसे इस हालत में देख मृत्युंजय ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगा था? तुम्हारे जैसी 2 कौड़ी की मामूली लड़की मेरे घर आकर मेरी बहन और मेरी होने वाली दुल्हन को भगाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगा था ये सब करके तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओगी? तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए था। तुम जैसी लड़कियां यही तो चाहती हैं। रातों रात अमीर बनने का तुम लोगों का यही तो हथियार होता है। लेकिन इस बार तुम जानती नहीं हो कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। मैं मृत्युंजय हूं जो मौत से जीत सकता है। मृत्युंजय की बातों पर महक उसे ना समझ होकर घूरने लगी, जैसे उसे पता ही नहीं था कि मृत्युंजय किस बारे में बात कर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? और आप कौन से इरादों की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महक की बातों पर मृत्युंजय को गुस्सा आ गया। उसने महक का जबड़ा बहुत ही कसकर पकड़ लिया, जिससे महक को दर्द होने लगा। भोले बनने का नाटक मेरे सामने मत करो। मैंने सब देख लिया है। तुमने मीरा को यहां से भगाया है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसका बदला ले सको। यही सोचकर आज तुम यहां आई थी ना? इसलिए तुम ठीक शादी के कुछ वक्त पहले मीरा के कमरे में गई थी ना? क्या मीरा अपने कमरे में नहीं है? मीरा कहाँ चली गई? मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस वहां उसे कमरे में। महक ने इतना कहा ही था कि मृत्युंजय ने गुस्से में उसकी बात बीच में काट दी और उसके गले को अपने एक हाथ में लेते हुए बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब मैं तुम्हारी बकवास 1 मिनट और नहीं सुनने वाला। क्या हुआ?
क्या नहीं हुआ उससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो है अपने परिवार की इज्जत, जिसे मैं तुम जैसी मामूली लड़की के लिए नहीं गंवा सकता। मृत्युंजय ने एक हाथ आगे किया तो राघव ने उसके हाथों में शादी का जोड़ा थमा दिया। मृत्युंजय ने वो कपड़े महक के मुंह पर फेंकते हुए कहा, गलती तुमने की है तो सजा भी तुम्हें ही भुगतनी होगी। तुमने मीरा और शनाया दोनों को भगाया है, तो अब इसकी भरपाई तुम्हें खुद मेरी दुल्हन बनके करनी होगी। 10 मिनट। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। इस दुल्हन के जोड़े को पहनकर तैयार हो जाओ और शादी के मंडप में पहुंच जाओ, वरना मैं वो करूंगा जो तुमने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। मृत्युंजय उठकर वहां से जा रहा था, तभी महक ने फिर कहा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? और मैं मीरा और आपकी होने वाली बीवी। महक अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही मृत्युंजय मुड़ा और महक के बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर दिया। उसके चेहरे की काफी करीब आकर वो बोला, मैंने कहा ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तुम चुपचाप इन कपड़ों को पहन लो, वरना मुझे खुद तुम्हें ये कपड़े पहने होंगे, जो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। 10 मिनट है तुम्हारे पास। अगर उससे 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो याद रखना ये कपड़े मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा और उतारूंगा भी खुद ही। जब सभी लोग गुस्से भरी आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां पर एक 28 साल का लड़का ब्लैक बिजनेस सूट में मोबाइल पर बात करता हुआ आ रहा था। हेड कुर्सी पर बैठा आदमी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मृत्युंजय, क्या हुआ? सुबह सुबह किस पर चिल्ला रहे हो? मृत्युंजय अपने पिता की बात पर बोला, जी कुछ नहीं, बस कुछ लोग अपनी औकात से बढ़कर सपने देख रहे थे, उन्हें उनकी असली जगह दिखा रहा था। इतना कहकर मृत्युंजय डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, तभी उसकी नजर महक पर जाती है। मृत्युंजय एक पल के लिए महक पर ठहरता है, लेकिन अगले ही पल उससे सवाल करता है, कौन हो तुम और यहां क्या करने आई हो? मृत्युंजय की डरावनी आवाज सुनकर महक एक पल के लिए घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, मैं यहां अपने भाई का रिश्ता लेकर आई थी। महक की इस बात को सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा होकर सीधा महक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और महक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, कौन सी शादी कंपनी में काम करती हो तुम? मृत्युंजय के सवाल को सुनकर महक कंफ्यूज होकर बोली, जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आया। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? महक मृत्युंजय के सवाल को सुनकर बोली, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं तो बस अपने भाई का रिश्ता। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काटकर गुस्से से बोला, औकात से बढ़कर सपने देखना तुम जैसे रोड छाप लोगों की फितरत है। अमीर होने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों को बड़े घर की बेटी को फंसाना अमीर होने का शॉर्टकट नजर आता है। ठीक कहा ना? मृत्युंजय की इस बात को सुनकर महक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है और जल्दी से कहती है, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी बहन और मेरा भाई दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मृत्युंजय मीरा की तरफ देखते हुए कोल्ड आवाज में बोला, मीरा, इज व्हाट दिस गर्ल इज सेइंग ट्रू? इफ यस, देन टेल इमीडिएटली। मीरा मृत्युंजय की डरावनी आवाज सुनकर अंदर तक कांप जाती है और एक नजर सुधांशु को देखने के बाद धीरे से कहती है, नो भाई, ये सिर्फ मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता है, बाकी मैं इसे नहीं जानती। मृत्युंजय मीरा के जवाब को सुनकर महक की तरफ देखते हुए बोला, सो मिडिल क्लास गर्ल, सुना तुमने मेरी बहन ने क्या कहा? अब अपने इस भाई और खुद को उठाओ और दफा हो जाओ मेरे घर से। महक मीरा की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मीरा ऐसे झूठ मत बोलो, मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारे घर वालों को मनाऊंगी, डरना बंद करो। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने जो कहा दफा हो जाओ यहां से। महक मृत्युंजय के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरा भाई सच में बहुत प्यार करता है आपकी बहन से। मैंने आज तक उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन आपकी बहन के लिए मेरा भाई रो रहा था। प्लीज अपनी बहन से पूछो ना, वो डर रही है आपसे, इसलिए झूठ बोल रही है। मीरा खड़ी होकर महक के सामने जाती है और उसके हाथ को पकड़कर कहती है, इस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। मैं नहीं प्यार करती आपके भाई से। 2 वक्त प्यार से बात कर लेना किसी से प्यार करना नहीं होता। अगर आपका भाई इसे प्यार समझता है तो वो बेवकूफ है। चले जाइए यहां से।
सुधांशु मीरा की तरफ देखते हुए बोला, मीरा, तुम झूठ क्यों कह रही हो? हम पिछले 2 सालों से रिश्ते में हैं। तुम इस तरह से अपने भाई के डर से झूठ नहीं कह सकती। मीरा सुधांशु के हाथ को पकड़कर बोली, जाओ यहां से और दोबारा कभी मेरे घर मत आना। मृत्युंजय मीरा की तरफ देखते हुए बोला, मीरा, इस बात को कभी मत भूलना कि तुम किसकी बहन हो। और दूसरा, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है। मीरा मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, मुझे पता है भाई। मृत्युंजय महक और सुधांशु की तरफ देखता है, जो कि अभी तक गए नहीं थे, इसलिए वो गुस्से में जोर से कहता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, निकालो इन लोगों को यहां से बाहर और दोबारा इनके जैसे लो क्लास लोगों को बिना परमिशन के अंदर आने मत देना। मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आते हैं और महक सुधांशु को बाहर ले जाते हैं। मृत्युंजय गुस्से में बिना नाश्ता करें सीधे ऑफिस के लिए निकल जाता है, अवस्थी निवास। सुधांशु और महक हताश होकर वापस घर आ जाते हैं। उस वक्त उसकी मां मंदिर गई थी और उसके पिता अपनी शॉप पर थे। महक सुधांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, उदास होना बंद करो सिद्धू, मैं मीरा से एक बार और बात करूंगी। सुधांशु महक की बात पर बोला, रहने दो दीदी, जब माँ बाप ही बच्चे को अपना नहीं है कहकर ठुकरा देते हैं तो बच्चा उसमें क्या कर सकता है। और मीरा ने तो साफ कह दिया कि मैं सिर्फ उसका क्लासमेट हूं, इसलिए अब मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। महक सुधांशु की बात पर और कुछ भी नहीं कह पाती और कुछ वक्त सुधांशु को अकेला छोड़ सीधे स्कूल के लिए निकल जाती है। 1 महीने बाद महक और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे कि महक के पिता कहते हैं, महक, बेटा, कल सारंग विला जाना है डिलीवरी के लिए। सामान काफी सारा है, इसलिए तुम्हें भी चलना होगा। महक अपने पिता की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, पापा, मैं मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? ठीक है, मैं चलूंगी, फिलहाल तो सो जाइए। शेखर जी महक की बात पर बस मुस्कुरा देते हैं। अगली सुबह महक सुबह के 11 बजे अपने पिता के साथ सारंग विला जाती है। हो सकता था उन्हें वापस घर आने में रात हो जाए, क्योंकि डिलीवरी के साथ ही साथ उनके कुछ वर्कर भी वहां पर काम करने वाले थे, जिनकी देखरेख के लिए उन्हें वहां रुकना जरूरी था। महक और उसके पिता सीधा किचन की तरफ चले जाते हैं और शाम के वक्त महक को दुल्हन और बाकी लोगों को खाना सर्व करने के लिए कहा जाता है। महक वेटर की तरफ देखकर कहती हैं, अंकल, आप बाकी के मेहमान को दे दीजिए, मैं जाकर दुल्हन को खाना देकर करके आती हूँ। महक की बात पर वेटर अपना सिर हिला देता है तो महक खाना लेकर सीधा मीरा के कमरे में आ जाती है। महक जब मीरा के कमरे में आती है तो देखती है मीरा दुल्हन के लिबास में शीशे के सामने बैठी हुई थी। महक पीछे से मीरा की तारीफ करते हुए बोली, तुम काफी सुंदर लग रही हो मीरा। मीरा महक की आवाज सुनकर जल्दी से पलटकर उसकी तरफ देखती है और हैरान होते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हो? अगर भाई ने आपको देख लिया तो गुस्से से पागल हो जाएंगे। आप जाइए यहां से। मीरा की बात सुनकर महक उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ मीरा, मैं यहाँ पर सुधांशु और तुम्हारे बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हें खाना देने आई थी, क्योंकि हमने ही कैटरिंग का काम लिया था। मीरा महक के हाथ को पकड़कर धीरे से अपनी आंखों में नमी लिए बोली, मुझे माफ कर दो दी, मैं भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। आफ्टर ऑल मैं अपने पूरे परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि कोई सुधांशु को नहीं अपनाएगा। मैंने प्यार तो कर लिया था, लेकिन ये भूल गई थी कि हमारा कोई मैच नहीं है। महक मीरा की बात पर उसके हाथ में हाथ रखते हुए बोली, प्यार करना गलत नहीं होता मीरा, लेकिन अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाती तो हो सकता था मैं और मेरे भाई सारे कदम आगे बढ़ाकर तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार वालों को मना लेते। लेकिन तुमने पैर पीछे ले लिया, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। मीरा महक को गले लगाते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। महक धीरे से मीरा के पीठ को थपथपाने के बाद उससे अलग होकर बोली, मुझे दूसरी दुल्हन को भी खाना देने जाना है, तुम तैयार रहना, ठीक है? मीरा अपनी गर्दन हिला देती है और महक मीरा के बगल वाले कमरे में चली जाती है। तभी एक लड़की आकर कहती है, मंडप में दूल्हा बैठ चुका है, आपको चलना होगा, आप रेडी है ना? महक उस लड़की की बात पर बोली, जी मैं नहीं हूं, दुल्हन शायद बाथरूम में होगी, मैं तो बस खाना रखने आई थी। महक की बात सुनकर वह लड़की बाथरूम में जाकर देखती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो लड़की बाथरूम से बाहर आकर महक की तरफ देखते हुए कहती है, दुल्हन कहाँ है? वो तो कमरे में नहीं है।
महक उस लड़की की बात पर बोली, जी मुझे नहीं पता, मैं तो बस खाना रखने आई थी। तभी वहां पर मृत्युंजय आ जाता है। मृत्युंजय महक को देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो लड़की आई हुई थी मृत्युंजय को देखकर वहां से चली जाती है। महक मृत्युंजय के डरावनी आवाज को सुनकर घबरा कर बोली, मैं तो बस यहाँ पर खाना देने आई थी। मैं कैटरिंग वालों के साथ आई हूँ। मैंने खाना रख दिया, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर महक वहां से जाने लगती है कि तभी एक लड़की वहां पर आकर मृत्युंजय से कहती है, बॉस, मिस नहीं है, वो शादी से भाग गई है। महक के कदम उस लड़की की बात सुनकर रुक जाते हैं। मृत्युंजय उस लड़की की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, लीजा, आई डोंट केयर बट मुझे शनाया किसी भी कीमत में चाहिए। वो लड़की मृत्युंजय की बात पर बोली, आई एम सॉरी सर, बट मैं मीरा मैडम की बात कर रही हूँ। वो एक लड़के के साथ बाहर जाती हुई दिखी है। मृत्युंजय गुस्से में महक की तरफ देखता है, जो कि खुद सदमे में थी। मृत्युंजय उस लड़की को वहां से जाने का इशारा करता है, तो वो लड़की वहां से चली जाती है। मृत्युंजय महक की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, अच्छा तो ये था तुम्हारा प्लान। मृत्युंजय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर महक अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, देखिए सर, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझ पर यकीन कीजिए। मृत्युंजय महक की बात पर उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, सीरियसली, तो तुम बताओ, कहाँ है मेरी बहन? तुम्हारे भाई के अलावा किसके साथ भाग सकती है वो? तुम ही लेकर आई थी ना रिश्ता उसका? महक डरते हुए बोली, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता, शायद कोई गलतफहमी हुई है। मुझे आप एक मौका दीजिए। मृत्युंजय गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, राघव। मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज पर मृत्युंजय का असिस्टेंट राघव भागते हुए वहां आता है और जल्दी से अपना सिर झुकाकर कहता है, यस बॉस। मृत्युंजय राघव को घूरते हुए बोला, मीरा जिसके साथ भी भागी है उसे जान से मार दो, और हाँ, मीरा को सही सलामत लेकर आना। राघव मृत्युंजय के ऑर्डर को सुनकर अपना सिर झुकाकर बोला, ओके बॉस। मृत्युंजय आगे बोला, जाकर सोनवानी से कहो मीरा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आज उनके बेटे की शादी नहीं हो सकती, लेकिन बहुत जल्द उन दोनों की शादी होगी। राघव मृत्युंजय के बात को सुनकर बोला, बॉस। शनाया मैम। मृत्युंजय राघव के बात को बीच में काट कर बोला, कोई बात नहीं, यहां पर दुल्हन की कमी नहीं है। जिसने सारा प्लान किया है उसे ही भुगतान करना होगा। इतना कहकर मृत्युंजय महक की तरफ घूर कर देखता है। महक मृत्युंजय की बात पर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मृत्युंजय राघव को वहां से जाने के लिए कहता है और महक की बांह को मजबूती से पकड़कर कहता है, नाटक करना बंद करो। मीडिया के सामने मैं अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, क्या हो, लेकिन मेरे लिए मेरी रेपुटेशन सबसे आगे है। इसलिए इज्जत के साथ जोड़ा पहनो और मंडप में आ जाओ। महक मृत्युंजय की बात पर अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं आपको जानती भी नहीं। मैं आपके जैसे बदतमीज इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। मृत्युंजय गुस्से में महक को घूरते हुए बोला, क्या तुम पहले सुहागरात मनाना चाहती हो, उसके बाद शादी? अगर हाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मृत्युंजय की इस बात को सुनकर महक हैरानी से उसको देखते हुए बोली, आप एक इतने इज्जतदार परिवार के बेटे हैं, आप ऐसे घटिया बात कैसे कर सकते हैं? मृत्युंजय महक की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, इज्जतदार लोग ही सबसे ज्यादा घटिया होते हैं। क्या ये तुम्हें नहीं पता मिस फटीचर? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, मुझे यहां से जाने दीजिए। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, अगर मेरी बहन को लेकर भागने वाला तुम्हारा भाई हुआ तो मैं तुम्हारे भाई की लाश मुंबई के चौराहे पर टांग दूंगा, ताकि दोबारा कोई सारंगस के साथ ऐसी जलील हरकत करने की कोशिश ना करें। महक मृत्युंजय के इस बात को सुनकर अंदर तक डर से कांप उठती है। उसके मन में बार बार सुधांशु का ख्याल आ रहा था। मृत्युंजय महक के गले को उसके बाल सहित पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को बिल्कुल अपने पास लाकर बोला, महक अवस्थी, मेरे पास वक्त नहीं है। मंडप में पंडित दुल्हन बुला चुका है। तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का वक्त दे रहा हूं। खुद तैयार हो जाओ, वरना तुम्हें तैयार करने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। महक मृत्युंजय के अचानक बाल को पकड़ने से दर्द से सिहर उठती है और जल्दी से कहती है, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूं।
लेकिन प्लीज अगर मेरे भाई का इसमें कोई भी हाथ हुआ तो उसे छोड़ दीजिए। वो नासमझ है। इतना कहते हुए महक अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, तुम लोगों को पता है तुम मिडिल क्लास लोग कैसे होते हो? हमेशा अपनी आंखों में आंसू लिए इमोशनल फूल समझते हो हम अमीरों को, और हाथ जोड़कर माफी मांगने चले आते हो। तो बताओ, मेरी इज्जत तुम्हारे माफी मांगने से वापस आ जाएगी? महक मृत्युंजय अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, हर मिडिल क्लास इंसान एक जैसा नहीं होता। मृत्युंजय महक के बाल छोड़ देता है और कमरे से बाहर जाते हुए कहता है, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। मृत्युंजय कमरे से बाहर चला जाता है। महक अपनी आंखों में आंसू लिए शादी का जोड़ा उठाती है और कमरे में बने बाथरूम में चली जाती है। 10 मिनट बाद मृत्युंजय फिर से कमरे में आता है तो देखता है महक पूरी तरीके से रेडी थी। उसने एक शाही हार पहना हुआ था जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मृत्युंजय की नजर एक पल के लिए उस पर टिक जाती है, लेकिन अगले ही पल वो आगे बढ़कर एक बड़ा सा घूंघट महक के सिर पर डाल देता है और उसके हाथ को पकड़ कमरे से बाहर ले आता है। मीरा के बारे में राघव ने नीचे जाकर सबको बता दिया था, इसलिए फिलहाल के लिए सभी मीडिया वाले, सोनवानी परिवार और सारंग परिवार के लोग शांत थे। मृत्युंजय महक के साथ मंडप में बैठ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे शादी की रस्में पूरी होती हैं। आखिर में मृत्युंजय महक के मांग में सिंदूर डाल गले में मंगलसूत्र डालता है और पंडित जी उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, आप दोनों की शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। जाकर बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर खड़ा होता है और पूजा कर अपने पिता राजेंद्र सारंग और मां निर्जला सारंग से आशीर्वाद लेने के बाद अपने चाचा पितांबर सारंग और चाची रचना सारंग के भी आशीर्वाद लेते हैं। दो लड़के मृत्युंजय को गले लगाते हुए बोले, हैप्पी मैरिज ब्रदर। मृत्युंजय उन दोनों लड़कों से अलग होकर बोला, नो थैंक्स। उसके बाद कुछ लाइव इंटरव्यू होता है और मृत्युंजय के बॉडीगार्ड्स सारे मेहमान और मीडिया को वहां से रवाना कर देते हैं। अब वहां पर सिर्फ सारंग परिवार के लोग थे और सोनवानी परिवार के। तभी वहां पर शेखर जी महक को ढूंढते हुए आ जाते हैं। राजेंद्र सारंग शेखर जी की तरफ देखते हुए बोले, शेखर, किसे ढूंढ रहे हो तुम? शेखर जी मिस्टर सारंग को देखते हुए बोले, मेरी बेटी यहाँ पर आई हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। रात काफी हो गई है और सारा काम भी खत्म हो गया है, इसलिए हम कह रहे थे कि अब यहाँ से चलते हैं। मृत्युंजय शेखर की बात पर बोला, डोंट वरी मिस्टर अवस्थी, आपकी बेटी अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती क्योंकि वो मेरी बीवी बन गई है। मृत्युंजय की इस बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरानी से मृत्युंजय को देखते हैं। महक खुद सदमे में थी। मृत्युंजय महक के घूंघट को उठाकर फेंक देता है। महक की आंखों में आंसू थे। मृत्युंजय शेखर जी की तरफ देखकर बोले, आपको पता है आपकी बेटी को यहाँ क्यों रखा गया है? क्योंकि ये उसकी सजा है। मुझसे मृत्युंजय सारंग से दुश्मनी का, और इस दुश्मनी में वो पूरी जिंदगी जलेगी। शेखर जी मृत्युंजय की बात सुनकर हैरानी से बोले, आप कहना क्या चाहते हैं बेटे? मुझे नहीं पता। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। मृत्युंजय शेखर जी के सामने जा अपने दांत पीसते हुए बोला, वो तो मुझे पता है आपकी बेटी कितनी शरीफ है, इसलिए पैसों के लालच में मेरी बहन को आपके बेटे के साथ भगा दिया। सोनवानी जब ये सुनते हैं तो मृत्युंजय के सामने आकर उसके बिजनेस पार्टनर कहता है, व्हाट नॉनसेंस। मृत्युंजय, तुमने कहा कि मीरा का तबीयत खराब है। मीडिया के सामने तुम्हारे परिवार की इंसल्ट ना हो, इसलिए तुमने नाटक किया कि मीरा की तबीयत खराब है। मृत्युंजय अपने बिजनेस पार्टनर की बात पर उसे घूरते हुए बोला, पहले तो तुम अपनी बेटी को संभाल कर रखो। मुझे भी कोई दिन में सपना नहीं आया था कि तुम्हारी बेटी भाग जाएगी, इसलिए मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ी, क्योंकि मैं अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने बेटे को उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। बिजनेस पार्टनर कुबेर सोनवानी मृत्युंजय की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, मृत्युंजय सारंग, तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला मैं बहुत बुरी तरीके से लूंगा। मृत्युंजय कुबेर की बात पर बोला, मृत्यु को हराकर जिंदा होने वाला मृत्युंजय हूं मैं। बदला शायद शब्द तुम्हारे मुंह से दोबारा ना निकले। कुबेर सोनवानी, दफा हो जाओ यहां से। कुबेर एक नजर नफरत के साथ महक को देखता है और उसका बेटा सुशांत भी महक को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए अपने परिवार के साथ सारंग विलास से निकल जाता है।
शेखर जी महक के सामने जाकर बोले, महक, ये सब क्या है बच्चा? महक अपने पिता की बात पर अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, पापा मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने किसी को नहीं भगाया, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। राजेंद्र महक की तरफ देखते हुए बोले, तो तुम शनाया के कमरे में क्या कर रही थी? महक राजेंद्र की बात पर बोली, मैं वहां पर खाना देने गई थी अंकल। मैंने मीरा को भी खाना दिया है, और जब मैं वहां पहुंची तो देखा शनाया जी वहां पर नहीं थी। मृत्युंजय इरिटेट होकर बोला, बकवास करना बंद करो। जितना भी तमाशा है सब खत्म हो चुका है। शेखर जी मृत्युंजय की बात पर बोले, लेकिन ये शादी। मृत्युंजय शेखर जी की बात बीच में काट कर बोला, आई डोंट केयर। आपकी बेटी को एक बीवी होने के हर फर्ज को निभाना होगा, चाहे वो कैसे भी निभाए। इतना कहकर मृत्युंजय स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। मृत्युंजय की मां निर्जला सारंग महक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, तुम कुछ दिन पहले और आई थी ना अपने भाई का रिश्ता लेकर। महक अपने आंखों में आंसू लिए उनको देखते हुए बोली, अगर मुझे मेरे भाई के साथ ऐसा करना होता या फिर आप लोगों की बेइज्जती करनी होती तो मैं पहले ही उन दोनों को भगा चुकी होती। शादी के वक्त ऐसा तमाशा नहीं करती। मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। बिना किसी गलती के मुझे सजा दी जा रही है। महक की बात पर राजेंद्र उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो और अब से तुम ही इस घर की बहू हो। मृत्युंजय की चाची रचना सारंग राजेंद्र की बात पर बोली, काहे की बहू, एक सड़क छाप लड़की को सजा दी गई है और आप उसे नौकरानी की जगह बहुरानी बनाने के बारे में सोच रहे हो। मृत्युंजय चाचा पितांबर सारंग अपनी पत्नी के बात पर उसे घूरते हुए बोला, रचना, तुम शांत रहो। उस लड़की की कोई गलती नहीं है। मृत्युंजय बिना किसी गलती के उसे सजा दे रहा है। रचना मृत्युंजय की बात पर बोली, हाँ, हाँ, क्यों नहीं शॉर्टकट जो अपनाया है अमीर बनने का, हमारी मीरा को भगा जो दिया घर से अपने उस फटीचर भाई के साथ। शेखर जी एक नजर महक को देखने के बाद बोले, अगर सुधांशु ने ऐसा कुछ भी किया है महक, तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। महक शिखर जी की बात पर बोली, सुधांशु ऐसा नहीं कर सकता। पापा आपको पता है ना, वह बहुत समझदार है। रिश्ते, हैसियत और इज्जत को समझता है वो। शेखर जी राजेंद्र के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, अगर मेरी बेटी से कोई भी गलती हो तो छोटी बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा। निर्जला शेखर की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, अब महक हमारे परिवार की हिस्सा है। आप बेफिक्र होकर जाइए। शेखर अपना सिर हिलाता है और महक के सिर पर हाथ फेर वहां से घर के लिए निकल जाता है। फ्लैशबैक खत्म। मृत्युंजय का कमरा। महक बाथरूम में पानी के नीचे खड़ी इन सब घटनाओं को याद कर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और पूरी तरीके से लाल हो गई थीं। महक अपनी मुट्ठी मजबूती से कसते हुए खुद से कहती है, क्या मुझे नफरत करनी चाहिए उनसे कि उन्होंने बिना मेरी मर्जी के मुझसे शादी की और फिर शारीरिक संबंध बनाए? लेकिन मुझे खुद से नफरत क्यों हो रही है? तभी कोई बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। महक एक पल के लिए घबरा जाती है कि बाहर से मृत्युंजय के घुस से भरी आवाज आती है, क्या पूरा पानी खत्म करने का इरादा है तुम्हारा? हर कोई तुम्हारी तरह फ्री नहीं होता। महक जल्दी से बाथरोब पहनकर कमरे से बाहर आ जाती है। मृत्युंजय दरवाजे पर खड़ा महक को घूरते हुए बोला, मुझे ये बाथरोब चाहिए। महक मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है। मृत्युंजय महक की बात पर बिना किसी भाव के बोला, सुबहाट रात में मैंने सब कुछ देख लिया है। आफ्टर ऑल तुम्हारी पूरी बॉडी स्कैन कर ली है, और इतनी सती सावित्री बनने का नाटक मेरे सामने मत करो। इसलिए मेरी बहन को अपने भाई के साथ भगाया है ना? महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, मैं आपको बाथरोब वापस कर दूंगी, आप जाकर शावर ले लीजिए। मृत्युंजय महक की तरफ घूर कर देखता है और बाथरूम में चला जाता है। महक क्लोजेट में जाकर देखती है और एक तरफ का स्लाइड खिसकाती है तो उसमें सिर्फ मृत्युंजय के फॉर्मल कपड़े रखे हुए थे। महक दूसरा स्लाइड सरकाती है तो वहां पर मृत्युंजय के कैजुअल कपड़े रखे हुए थे। महक एक गहरी सांस लेकर आखिरी शीशा खिसकाती है तो वहां पर लड़कियों के वेस्टर्न कपड़े थे और कुछ साड़ियां थीं, लेकिन उनके ब्लाउज डीप के साथ बैकलेस थे। महक जल्दी से एक साड़ी उठाकर उसे पहनने लगती है। महक अपने बालों को टॉवल से खोल क्लोजेट से बाहर आती है।
और धीरे से बाथरूम के बाहर बाथरोब टांग देती है और बाहर से कहती है, मैंने बाथरोब बाहर रख दिया है, आप पहन लीजिएगा। तभी मृत्युंजय बाथरूम का दरवाजा खोल बाहर आता है और महक के हाथ को मजबूती से पकड़ खुद से सटा लेता है। महक अचानक मृत्युंजय के ऐसा करने पर घबरा जाती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? मृत्युंजय महक के बाल को मजबूती से पकड़ लेता है और जोर से खींचता है तो महक का चेहरा ऊपर हो जाता है। मृत्युंजय अपनी लाल आंखों से महक को घूरते हुए कहता है, पूरी दुनिया के सामने तुम शनाया सोनवानी हो। किसी को नहीं पता कि तुम कौन हो, इसलिए बेहतर होगा दूसरों के सामने ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। महक अपनी आंखें दर्द में मजबूती से बंद कर लेती है और धीरे से कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज मेरे बालों को छोड़ो। मृत्युंजय महक को खुद से दूर करते हुए बोला, तुम सिर्फ तब तक हो यहां पर जब तक मीरा वापस नहीं आ जाती। जिस दिन मीरा वापस आई उस दिन तुम इस घर के बाहर मिलोगी। महक मृत्युंजय की बात का कोई जवाब नहीं देती। मृत्युंजय महक के गले पर किस करने लगता है। महक अचानक मृत्युंजय के ऐसा करने पर घबरा जाती है। मृत्युंजय महक को धकेलकर बिस्तर पर ले आता है और उसकी साड़ी की प्लेट को खोलते हुए महक के डीप ब्लाउज का हुक भी खोल देता है। महक मृत्युंजय को खुद से दूर करते हुए बोली, आप हर बार ऐसा कैसे कर सकते हैं? मृत्युंजय महक के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए बोला, शादी के बाद ये कॉमन है बेबी, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें इतनी अंदर तक तोड़ना है कि दोबारा कभी मेरे सामने तुम एक उफ तक ना कहो। महक मृत्युंजय की बात पर अपनी आंखों में नमी लिए बोली, लेकिन एक शादीशुदा औरत के साथ उसका पति जबरदस्ती करे तो वो भी मैरिटल रेप कहलाता है, और आप वही कर रहे हैं। मृत्युंजय महक के करीब आकर बोला, रियली तुम मुझे सिखाओगी कि तुम्हारे साथ मुझे क्या करना है? तो तुम बताओ बेबी, क्यों मेरे खिलाफ गई तुम? महक की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन मृत्युंजय के गुस्से के सामने सब बेकार था। मृत्युंजय महक के गले पर किस करते हुए बाइट भी करने लगता है। महक के दोनों हाथ मृत्युंजय के मजबूत पकड़ के कारण पूरी तरीके से सुन्न हो गए थे। महक मृत्युंजय को नहीं रोकती। मृत्युंजय अपनी मर्जी करता है, फिर कुछ देर के बाद सेटिस्फेक्शन में उसके बगल में लेट जाता है। महक खुद को देखती है, उसकी साड़ी बिस्तर के नीचे और उसका ब्लाउज आधा निकल चुका था। महक जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बाथरूम में जाने लगती है तो मृत्युंजय कहता है, मुझे पहले फ्रेश होने दो। महक मृत्युंजय की डरावनी आवाज सुनकर घबरा जाती है और चुपचाप बाथरूम के दरवाजे से हट जाती है। मृत्युंजय एक नजर उसकी तरफ देखने के बाद बाथरूम में चला जाता है और कुछ देर में फ्रेश होने के बाद बाहर आता है तो महक बाथरूम में चली जाती है। महक कुछ देर बाद बाथरोब पहनकर बाहर आती है तो देखती है मृत्युंजय ब्लैक शर्ट के साथ 3 पीस बिजनेस सूट में कहर ढा रहा था। महक की नजरें कुछ पल के लिए मृत्युंजय पर रुक जाती है। मृत्युंजय महक को बिना देखे कहता है, क्या अभी के रोमांस में मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जो तुम इस तरह से हवस भरी नजरों से मुझे देख रही हो? कोई बात नहीं, रात को कंटिन्यू करेंगे। मृत्युंजय की नॉर्मल टोन में भी एक रूडनेस को भांपकर महक घबरा जाती है और जल्दी से क्लोजेट की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय बिना किसी भाव के उसे जाता हुआ देखता है और अपना लैपटॉप लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। महक रेडी होकर कमरे से बाहर आती है और सीढ़ियों से नीचे आते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ सब लोगों के साथ चली जाती है। महक देखती है वहां पर उतने ही लोग थे जैसा उसने यहां पहली बार आने पर देखे थे, बस मीरा की कमी थी। सभी लोग महक को देखने लगते हैं। रचना महक की तरफ देख थोड़ी तीखी आवाज में बोली, क्या बात है, पता नहीं है क्या? शादी के दूसरे दिन पहली रसोई होती है, भले ही धोखे से क्यों ना बहू बन जाए। महक रचना की बात सुनकर सबकी तरफ देख जल्दी से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, कंपोनेंट प्लेसमेंट मैं तो टाइम पर उठ गई थी, लेकिन मृत्युंजय का छोटा भाई विकल्प महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, भाई ने आपको परेशान किया है ना भाभी? विकल्प की बात सुनकर महक थोड़ी सी शर्मा जाती है, लेकिन जब उसे मृत्युंजय की तीखी नजर खुद पर महसूस होती है तो वो थोड़ी घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जल्दी से कुछ नाश्ते में बना देती हूँ। महक को घबराता हुआ देखकर निर्जला बोली, महक शांत हो जाओ, तुम रात का खाना बना देना, अभी का नाश्ता बन गया है।
महक निर्जला की बात सुनकर थोड़ी शांत होती है और कहती है, आंटी, मैं खाना सर्व कर देती हूँ। निर्जला महक की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, आंटी नहीं माँ कहो, जरेनिया, क्योंकि अब तो तुम इस घर की बहू हो ना। राजेंद्र निर्जला का साथ देते हुए महक से बोले, निर्जला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप हमें मम्मी और पापा कह सकते हैं और मेरे भाई को चाचा और चाची कहा सकती हैं। महक राजेंद्र की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, धन्यवाद। राजेंद्र महक के रिएक्शन को देखकर बोला, महक, यहां तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुछ कहे तो मुझे आकर बताना। मृत्युंजय अपनी कठोर आवाज में बोला, बातें हो गई हो तो क्या नाश्ता कर सकते हैं? या फिर आपकी नई बहुरानी की बातों से ही पेट भरने वाला है? सभी का। मृत्युंजय की बात सुनकर सब लोग चुपचाप अपना नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता हो जाने के बाद सभी अपने अपने काम के लिए निकलने लगते हैं कि महक मृत्युंजय से धीरे से कहती है, सुनिए। रचना फिर से जोर से बोली, क्या तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है कि अच्छे काम में जाते वक्त पीछे से टोकते नहीं है? महक रचना की बात पर खामोश हो जाती है। मृत्युंजय महक को घूरते हुए कहता है, अब कुछ तुम्हारे मुंह से फूटेगा या फिर मुझे और वेट करना है, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। महक मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज को सुनकर जल्दी से बोली, क्या मैं पापा मम्मी से मिलने जा सकती हूँ? वो लोग बहुत परेशान होंगे। महक की बात सुनकर रचना बिफरते हुए बोली, हमारी घर की बेटी को अपने उस 2 कौड़ी के भाई के साथ भगाने के बाद तुम फिर से उन फटीचरों के घर जाना चाहती हो। तुम्हें अपने माँ बाप का दर्द दिख रहा है, लेकिन हमारी जो बेइज्जती हुई है वो नहीं नजर आ रही। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, इस घर से अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मृत्युंजय की धमकी सुनकर महक कुछ भी नहीं कहती। उसकी आंखों में हल्की नमी छा गई थी, लेकिन वो फिर भी मृत्युंजय से कुछ भी नहीं कहती। मृत्युंजय महक को एक नजर देखने के बाद वहां से निकल जाता है। विकल्प महक के पास आकर कहता है, डोंट वरी भाभी, मैं आपके फैमिली वालों को कह दूंगा कि आप बिल्कुल ठीक हो। महक अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए हल्का मुस्कुरा के विकल्प से बोली, थैंक यू भैया। विकल्प महक के सिर्फ थपथपा देता है और मृत्युंजय के पीछे निकल जाता है। रचना महक को देखते हुए बोली, चलो, कुछ काम है जो तुम्हें करना होगा। महक रचना की बात सुनकर जल्दी से बोली, जी ठीक है। निर्जला रचना की तरफ देखते हुए बोली, रचना, ये तुम कैसा सुलूक कर रही हो महक के साथ? रचना निर्जला की बात पर बोली, दीदी, मृत्युंजय की परवरिश मैंने किया, इसलिए उसकी दुल्हन पर भी मेरा हक है, आपका नहीं। निर्जला रचना की बात पर बोली, लेकिन रचना। रचना निर्जला की बात को बीच में काटकर बोली, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। निर्जला रचना से और ज्यादा बहस नहीं करती और महक के हाथ को पकड़कर कहती है, महक चलो मेरे साथ। रचना बस गुस्से में निर्जला की तरफ देखती है और महक से कहती है, तुम बस कुछ दिन की मेहमान हो इस घर में, फिर देखना कैसे मेरा मृत्युंजय तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकालता है। महक रचना की बात पर कुछ नहीं कहती। निर्जला महक को लेकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रचना महक को जाता हुआ घूर कर देखती है और खुद भी अपने कमरे में चली जाती है। सारंग कारपोरेशन मृत्युंजय अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और विकल्प अंदर आता है। मृत्युंजय, जो कि फाइल पढ़ रहा था, बिना विकल्प की तरफ देखे कहता है, किसी भी तरीके से उस लड़की की सफाई मेरे सामने पेश मत करना। अगर तुम्हें करना हो तो यहां से दफा हो सकते हो। मृत्युंजय की बात पर विकल्प उसके सामने एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, मैं यहां पर भाभी की वकालत करने नहीं आया हूं भाई, मैं बस ये फाइल देने आया था। मृत्युंजय उस फाइल को उठाता है और 2-3 पेज पलटने के बाद फिर से सामने के डेस्क पर पटकते हुए कहता है, अकाउंट में गड़बड़ी है। विकल्प मुंह बनाते हुए फाइल उठा लेता है और वहां से जाने से पहले कहता है, चाहे आप महक भाभी को अपनी पत्नी माने या ना माने, लेकिन पत्नी होने का अधिकार तो आपने उन्हें दे दिया है ना। मृत्युंजय अपनी तिरछी नजरों से विकल्प को घूरते हुए बोला, गेट लॉस्ट। विकल्प वहां से चला जाता है। तभी वहां पर पीताम्बर आते हैं। मृत्युंजय उनकी तरफ देखते हुए बोला, चाचा। पीताम्बर मृत्युंजय की बात पर बोले, मृत्युंजय रिश्ते। पीताम्बर अभी कह रहे थे कि मृत्युंजय बीच में कहता है,
ऑफिस में फैमिली मैटर बिल्कुल नहीं आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए था ये रूल। इस बारे में घर में बात करेंगे, यहाँ नहीं। पीताम्बर मृत्युंजय की बात पर बोला। जय, मुझे पता है कि तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस लड़की की कोई गलती नहीं है। तुम उसे बेवजह गलत समझ रहे हो और सजा दे रहे हो। मृत्युंजय पीताम्बर की बात पर कड़क आवाज में लेकिन शांति से बोला। हर गरीब एक जैसा होता है। जहां पैसे और प्रॉफिट ज्यादा मिले, उसके कदम वहीं जाते हैं। और महक अवस्थी ने जानबूझकर मेरी बहन के साथ अपने भाई को फंसाया है। पीताम्बर एक गहरी सांस लेकर बोला। इस बात के बारे में तो हमें जब मीरा और महक का भाई मिलेगा तभी पता चलेगा। मृत्युंजय पीताम्बर की बात पर बोला। मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा? मैंने अपने लोग सुधांशु को पता लगाने के लिए भेज दिए हैं। मृत्युंजय की बात पर पीताम्बर बोला। मिताली आने वाली है, तुम क्या जवाब देने वाले हो उसे? मुझे नहीं लगता कि किसी को जवाब देने की जरूरत है। मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे काम करने दीजिए। मृत्युंजय ने फिर से फाइल पढ़ते हुए कहा। पीताम्बर मृत्युंजय को एक नजर देखने के बाद केबिन से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय फिर से अपने काम में लग जाता है। सारंग विलास निर्जला महक के साथ कमरे में बैठी हुई उसे कुछ गहने दिखा रही थी। महक निर्जला की तरफ देखते हुए कहती है, माँ, आप ये सारे गहने मुझे क्यों दिखा रही हैं? निर्जला महक की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और मृत्युंजय की पत्नी, और सबसे बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारा हक है इस घर की पुश्तैनी चीजों का तुम ख्याल रखो। निर्जला की बात सुनकर महक उन्हें बोली, लेकिन इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। मुझसे बेहतर तरीके से आप इन सभी चीजों का ख्याल रख सकती हैं। एक बात हमेशा याद रखना महक, जो चीजें ऊपर से हमेशा आसान लगती हैं वो अंदर से खोखली होती है। इस घर में एक दूसरे के लिए सबके दिल में प्यार है, लेकिन कोई जताता नहीं है। निर्जला ने महक को समझाते हुए कहा। महक निर्जला की बात पर अपनी गर्दन हिला देती है कि एक नौकर निर्जला के पास आकर कहता है, मैम, नीचे शेखर जी आए हैं। महक उस नौकर की बात सुनकर जल्दी से खड़े होते हुए बोली, पापा आए हैं। कंपोनेंट प्लेसमेंट। फिर निर्जला को देखते हुए बोली, क्या मैं? हाँ चलो। निर्जला भी महक के साथ खड़े होते हुए बोली। महक जल्दी से कमरे से बाहर जाती है तो देखती है नीचे शेखर जी खड़े हुए थे। महक सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जल्दी से जाकर शेखर को गले लगा लेती है और रुंधे हुए गले से कहती है, पापा। शेखर महक के पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या हो गया बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं पापा, बस आप लोगों से दूर नहीं रही ना, इसलिए बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को। महक ने शेखर से अलग होते हुए कहा। शेखर निर्जला की तरफ देखते हुए बोला, बहन जी, शादी के दूसरे दिन लड़की को पग फेरे की रस्म के लिए मायके जाना होता है, इसलिए मैं महक को लेने आया हूं। अगर आप लोग इजाजत। इजाजत? तुम्हारी बेटी ने तो हमारे घर की इज्जत उछालने से पहले हमारी इजाजत नहीं ली, तो फिर उसे पग फेरे के रस्म के लिए किस हक से लेने आए हैं आप? स्विंगर्न ने आते हुए कहा। रचना की आवाज सुनकर महक अपना सिर उठाकर उसको देखते हुए बोली, आंटी, मुझे पग फेरे के लिए जाने दीजिए। महक की बात को सुनकर रचना उसे घूरते हुए बोली, इस घर में वही होता है जो मृत्युंजय चाहता है, और अगर तुम्हें जाना है तो मृत्युंजय से पूछो। निर्जला रचना की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से में बोली, चुप रहो रचना, किसी से बात करने की तमीज तुम्हारे अंदर नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता मेहमानों से कैसे बात करते हैं? रचना निर्जला की बात पर बोली, मुझे बेहतर तरीके से पता है दीदी, किससे कैसे बात करनी है। औकात को देखकर लोगों को जज किया जाता है। शेखर रचना की बात पर बोले, बहन जी, हम भले ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन इज्जत की रोटी खाते हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। बेटी के घर आए हैं, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, अगर मैं कुछ और कहूं तो क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? रचना ने गुस्से में कहा। महक शेखर के हाथ को पकड़कर बोली, पापा, हम कल आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे, लेकिन प्लीज आप यहां मत आइएगा। जिस घर में मेरे पिता की इज्जत ना हो, मैं नहीं चाहती कि आप वहां फिर से जलील होने आए। लेकिन बेटा, पग फेरे के रस्म के लिए जाना होता है। शेखर जी ने महक को समझाने के नाते कहा। निर्जला शेखर की तरफ देखते हुए बोली, भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए। स्विंग, हम महक को कल मृत्युंजय के साथ भेज देंगे। हमें यकीन है मृत्युंजय मना नहीं करेगा।
शेखर निर्जला को शुक्रिया भरी नजर से देखने के बाद महक के सिर पर हाथ फेर साथ लाए गिफ्ट्स को कॉफी टेबल पर रख कर वहां से चले जाते हैं। रचना महक के पास जाकर उसे घूरते हुए कहती है, मृत्युंजय ने क्या कहा है? तुम्हें सुनाई नहीं दिया है क्या? अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाले तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। महक रचना की बात पर कुछ नहीं कहती, तो रचना महक के हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए स्टोर रूम की तरफ ले जाती है और अंदर धक्का देते हुए कहती है, ये स्टोर रूम पूरा साफ करो। जब तक साफ नहीं होगा तुम्हें खाने को भी नहीं मिलेगा। महक गिरते गिरते खुद को संभाल लेती है और धीरे से कहती है, मैं साफ कर दूंगी। निर्जला रचना को नाराजगी में देखते हुए बोली, रचना, ये जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। महक इस घर की बहू है, न कि नौकर। रचना निर्जला की बात पर बोली, दीदी, आप चुप रहिए। मुझे अच्छे से पता है इनके जैसी टेढ़ी खीर को कैसे सीधा करना है। निर्जला महक की तरफ देखने लगती है तो महक कहती है, आप फिक्र मत कीजिए। आप जाइए यहां से, मेरे कारण अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। निर्जला सिंपैथी भरी नजरों से महक को देखते हुए वहां से चली जाती है। रचना महक को घूरने के बाद मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। शाम का वक्त। मृत्युंजय, विकल्प, पीतांबर और राजेंद्र ऑफिस से शाम को घर आते हैं। महक ने तब तक स्टोर रूम साफ कर लिया था और वो थक कर अपने कमरे में जा चुकी थी। मृत्युंजय अपनी सरसरी नजर हॉल में डालने के बाद सीधे अपने कमरे में आ जाता है। उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। मृत्युंजय अपने हाथ में पकड़ा बैग सोफे पर रख देता है और अपना कोट निकालकर सोफे पर रखने के बाद शर्ट के बटन खोलते हुए उसे भी निकालकर सोफे पर फेंक देता है। कुछ देर बाद महक बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आती है। उसे नहाना पड़ा क्योंकि धूल मिट्टी के कारण वो पूरी तरीके से गंदी हो गई थी। महक की नजर मृत्युंजय पर जाती है, जो कि उसे ही देख रहा था। मृत्युंजय महक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। महक मृत्युंजय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बाथरोब को कसकर पकड़ लेती है और अपना सिर झुका लेती है। महक को मृत्युंजय की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। मृत्युंजय हल्का नीचे झुककर महक के गले पर बाइट कर लेता है। महक का शरीर ठंडा था। मृत्युंजय के गर्म होठ के एहसास से ही वो अपनी आंखें मीच लेती है। मृत्युंजय महक के गले पर किस करते हुए उसके कान में जाकर धीरे से बोला, कैसा लग रहा है? रोड से सीधा मखमली गद्दे पर आते हुए। मृत्युंजय की इस इंसल्ट को सुनकर महक की आंखों में नमी तैर जाती है। महक अपनी भीगी पलकें उठाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूं। मृत्युंजय महक से दूर होकर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, सच में? कौन लड़की कहती है कि मैं पैसों के लिए किसी से शादी कर रही हूं या फिर किसी की दुल्हन को मंडप से भगा सकती हूं? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मृत्युंजय महक के बाजू को मजबूती से पकड़कर गुस्से से बोला, अगर मुझे मेरी बहन सही सलामत नहीं मिली तो तुम्हारे भाई की लाश भी तुम्हें सही सलामत नहीं मिलेगी। संसर, हमें दर्द हो रहा है। सही महक ने मृत्युंजय से अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मृत्युंजय महक को पकड़कर बिस्तर की तरफ धकेलते हुए बोला, दर्द तो मुझे हो रहा है। जब मैं तुम्हें देख रहा हूं मेरे सीने में आग लग रही है कि तुम वही लड़की हो जिसके कारण मेरी दुल्हन भागी और तुम्हारा भाई मेरी बहन को लेकर भागा। मेरी इंसल्ट हुई। महक अपनी आंखों में आंसू लिए मृत्युंजय से बोली, मेरी क्या गलती है? मेरा भाई आपकी बहन को लेकर नहीं भाग सकता। मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी बहन तुम्हारे भाई के अलावा किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और उसी के साथ उसने अपनी शादी छोड़कर भागना ज्यादा बेहतर समझा। मृत्युंजय ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज को सुनकर महक घबरा जाती है कि तभी महक का फोन बजने लगता है। मृत्युंजय गुस्से में महक का फोन देखता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। मृत्युंजय ऐसा करने पर महक डर से अपनी आंखें मीच लेती है। मृत्युंजय महक के जबड़े को मजबूती से पकड़कर कहता है, दोबारा अगर मेरे सामने मुंह खोलने की कोशिश करोगी तो तुम्हें बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। महक जल्दी से अपना सिर हिला देती है। मृत्युंजय उसके चेहरे को झटकते हुए बाथरूम में चला जाता है। महक
खुद को संभालते हुए जल्दी से क्लोजेट की तरफ चली जाती है और अपने लिए एक पतली सी सिल्क की साड़ी उठाकर पहन लेती है। फिर बाथरोब बाथरूम के बाहर टांग जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। महक जब नीचे आती है तो देखती है सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। विकल्प महक से बोला, भाभी आज आपकी पहली रसोई है, हमें कुछ मीठा खिलाइए। विकल्प की बात पर महक हल्का मुस्कुराकर बोली, आप क्या खाना चाहते हैं भैया? विकल्प महक की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, रिश्ते में आप हमसे बड़ी है, इसलिए देवर जी कहिए। लेकिन उम्र में तो आप मुझसे बड़े हैं ना भैया, इसलिए मैं आपको भैया ही बोलूंगी। महक ने हल्का मुस्कुराकर कहा। महक की बात पर वहां बैठे सब लोग मुस्कुरा देते हैं। रचना चिढ़ते हुए महक से कहती है, अब क्या अपनी बातों से ही हम सबका पेट भरने वाली हो? रचना की तेज आवाज सुनकर महक जल्दी से बोली, जी नहीं, मैं अभी बनाती हूं। इतना कहकर महक किचन की तरफ चली जाती है। पीताम्बर रचना की तरफ देखते हुए बोला, ये कैसा सुलूक कर रही हो तुम? ये बात मत भूलना, जितना तुम्हारा महक पर हक है उतना ही निर्जला भाभी का भी है। रचना पीताम्बर की बात पर उसे देखते हुए बोली, हाँ, तो हम कौन सा मना कर रहे हैं? जताए हक जो करना है करे, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अगर किसी ने भी उस लड़की को सिर चढ़ाने की कोशिश की तो हम उसे वापस जमीन पर गिराने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। पीताम्बर रचना से ज्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि उसे पता था रचना से बहस करना मतलब दीवार पर अपना सिर मारना था। महक किचन में आती है तो देखती है वहां पर शेफ पहले से ही खड़े हुए थे कि तभी पीछे पीछे रचना भी आ जाती है और शेफ से कहती है, आज आप लोगों की छुट्टी, आज का सारा खाना हमारी नई बहू रानी बनाएगी। रचना की बात सुनकर शेफ थोड़ा हैरान हो जाते हैं। महक उन लोगों को हल्का मुस्कुराकर कहती है, मैं खाना बना लूंगी, आप लोग जाकर आराम कीजिए। महक की बात पर वो लोग अपना सिर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद रचना महक को घूरते हुए कहती है, मृत्युंजय को इलायची और काजू से एलर्जी है, पहले से बता दे रही हूं। अगर तुमने किसी भी खाने में इन दो चीजों का इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं मृत्युंजय के तबीयत को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। महक रचना की धमकी को सुनकर जल्दी से बोली, जी हाँ, फिक्र मत कीजिए। रचना वहां से चली जाती है। महक एक गहरी सांस लेकर खाना बनाना शुरू कर देती है। रात का वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मृत्युंजय भी डिनर के लिए नीचे आता है तो उसे बाकी दिनों से अलग खाने की खुशबू महसूस होती है। रचना महक को बोली, अब खड़ी खड़ी देखती रहोगी या फिर सबको खाना दोगी? रचना की बात पर महक जल्दी से सबको खाना परोसना शुरू कर देती है। उसने खाने में गोभी की सब्जी, भिंडी फ्राई, पनीर कोफ्ता, पराठे और चावल बनाया था और मीठे में खीर बनाई हुई थी। राजेंद्र पूरा खाना देखते हुए हल्का मुस्कुराकर बोले, सच में अपने लोगों के हाथों के खाने का स्वाद अलग ही होता है। राजेंद्र की बात पर महक उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, ऐसी बात है तो मैं हर रोज तीनों समय का खाना बना दूंगी। रचना महक की बात पर फिर से उसे ताना देते हुए बोली, अच्छी बात है, मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा कुछ काम ही कर लोगी। रचना की बात पर महक कुछ नहीं कहती। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। विकल्प जल्दी से खीर की कटोरी उठाकर उसे खा लेता है और अपनी कटोरी आगे लाते हुए महक से कहता है, भाभी, एक कटोरी और। महक हैरानी से उसे देखती है और मुस्कुराते हुए उसे खीर देती है। सभी लोग अपना अपना डिनर करने लगते हैं। महक खड़ी देखती है कि मृत्युंजय सब लोगों के लिए बने खीर में से अपने लिए निकाल रहा है तो वो कहती है, आप रुकिए। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसकी तरफ देखते हुए बोला, सीरियसली मुझे डिनर करने से रोक रही हो क्यों? मैं आपको खाना खाने से नहीं रोक रही हूं। मैंने आपके लिए दूसरी खीर बनाई है। इसमें काजू और इलायची का इस्तेमाल किया है। आपके लिए दूसरी लाती हूं। इतना कहकर महक जल्दी से किचन में चली जाती है और एक कटोरी लाकर मृत्युंजय के सामने रख देती है। मृत्युंजय एक नज़र महक को देखने के बाद अपना डिनर कंप्लीट करता है और उठकर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है तो निर्जला कहती है, जय, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। मृत्युंजय निर्जला की बात पर रुक जाता है और कहता है, जी कहिए। निर्जला महक को एक नज़र देखने के बाद मृत्युंजय से बोली, आज सुबह जब आप ऑफिस गए थे तब महक के पापा आए थे पग फेरे की रस्म के लिए। हम चाहते हैं कि महक ये रस्म पूरी करे।
राजेंद्र निर्जला की बात पर उसका साथ देते हुए मृत्युंजय से बोली, निर्जला सही कह रही है। हर नई नवेली दुल्हन को पग फेरे की रस्म पूरी करनी होती है। अगर आपके पास समय हो तो कल महक को लेकर उनके घर चले जाइएगा। राजेंद्र की बात पर मृत्युंजय एक नजर महक को देखने के बाद बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं नहीं जा सकता। विकल्प को भेज दीजिए। इतना कहकर मृत्युंजय चला जाता है। महक मृत्युंजय की बात पर खुश हो जाती है। रचना घूरकर उसकी तरफ देखती है तो महक चुप हो जाती है। सभी लोग अपना अपना डिनर कर कमरे की तरफ चले जाते हैं। महक सबके जाने के बाद अपना डिनर करने लगती है। विकल्प आकर उसके सामने बैठ जाता है। महक विकल्प को देखकर बोली, भैया आप गए नहीं, क्या हो गया? विकल्प महक की बात पर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ बैठने आया था, क्योंकि मॉम कहती है कि जब कोई खाना खाता रहे तो उसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ रहना चाहिए ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। महक विकल्प की बात पर मुस्कुराती है तो विकल्प कहता है, वैसे भाभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? विकल्प के सवाल पर महक मुस्कुराते हुए बोली, मेरी फैमिली में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई सुधांशु है। विकल्प महक की बात पर हल्का शरारती आवाज में बोला, आपका कोई बॉयफ्रेंड था? महक विकल्प की बात पर कुछ देर उसे घूरती है, फिर हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, मेरे जैसी बोरिंग लड़की के साथ कौन रिलेशनशिप में आना चाहेगा? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और इतना वक्त भी नहीं था कि हम ये सब करें, लेकिन मेरे दोस्त जरूर हैं। विकल्प महक की बात पर एक्साइटेड होते हुए बोला, दोस्त क्या नाम था उनका? महक अजीत के बारे में सोचते हुए बोली, उनका नाम अजीत शर्मा था। विकल्प फिर से पूछते हुए बोला, और आप क्या काम करती थी? मैं स्कूल में डांस एकेडमी चलाती थी और वहां पर टीचर थी। जब खाली वक्त होता था तब पापा का साथ दिया करती उनके काम में। भाई दिन भर पढ़ाई में बिजी रहता और माँ हम सबकी जरूरतों को पूरा करने में बिजी रहती। बस इसी तरह खुशियों से चल रही थी हमारी जिंदगी। महक ने पुराने दिनों को याद करते हुए विकल्प को जवाब दिया। विकल्प महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, छोटा परिवार कितना अच्छा होता है भाभी, हर तरफ खुशियां होती हैं। आप बहुत मिस करती होंगी ना अपने फैमिली को? महक की आंखें हल्की नम हो जाती हैं और वो धीरे से अपना सिर हिला देती है तो विकल्प चहकते हुए कहता है, कोई बात नहीं, कल मैं आपको लेकर चल रहा हूं ना आपके घर, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाना होगा। महक विकल्प की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, फिक्र मत कीजिए, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। विकल्प अपना सिर हिलाता है। महक अपना खाना कंप्लीट कर जाकर सारे प्लेट धोकर स्लाइड में अरेंज कर देती है। विकल्प महक के काम में उसकी मदद करता है और दूध का गिलास लेकर और एक बोतल पानी लेकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए महक से कहता है, गुड नाइट भाभी, कल मिलते हैं। महक विकल्प की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, गुड नाइट, और अपने कमरे की तरफ आ जाती है। महक जब अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है मृत्युंजय बिस्तर पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम करता हुआ काफी सीरियस लग रहा था। महक मृत्युंजय की तरफ एक नजर देखने के बाद तकिया और ब्लैंकेट लेकर काउच पर चली जाती है। मृत्युंजय महक को एक नजर देखने के बाद तेज आवाज में बोला, तुमसे कहा मैंने, वहां सोने के लिए। क्या कभी मृत्युंजय और महक का रिश्ता नॉर्मल हो पाएगा? महक रिश्तों को सुलझाने के लिए कैसे एफर्ट्स करेगी? मृत्युंजय कब महक का साथ देना शुरू करेगा? जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरी पॉइंट चैनल पर।